Children, last time we studied about torque, the turning effect of force, and we calculated torque. Today I am going to explain you equilibrium. I will perform 3 small activities and then we will define finally what is equilibrium and what are conditions for an object to be in equilibrium. So let us first find this object. I suspended this object with the help of a string, right? Now this diagram is about this object. Look at the diagram, this object. This object is neither moving down nor moving up. Neither it is having tendency to turn around. So, can we say that this object is at rest? This object is in equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है. इस ऑब्जेक्ट पर एक्चुअली 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. अब ये ऑब्जेक्ट जब इस पुल को एक्सपीरियंस करके नीचे मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो ये स्ट्रिंग को भी अपने साथ नीचे खींचेगा, और जब ये स्ट्रिंग को अपने साथ नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग इस पर रिएक्ट करेगी और इसे ऊपर खींचेगी. जब स्ट्रिंग को ये नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और अपनी लेंथ के अलोंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर होल्ड करेगी और इसे नीचे नहीं जाने देगी. फिर ध्यान से सुनो. ग्रेविटेशनल पुल इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करेगा. ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करना चाहेगा और इसलिए ये इस स्ट्रिंग को भी नीचे की ओर पुल करेगा. तो रिएक्शन में स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुल करेगी. ये जो ऊपर की ओर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पे पुल है या फोर्स है, यही है टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स बिकॉज द स्ट्रिंग इज टाइटन्ड due to pull of this object. So, due to tight string along the length of the string, the force acting is called tension force. अब ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे जा रहा है ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन में और ना ही टेंशन की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन ने वेट को बैलेंस कर लिया है. तो 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल भी हैं. इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर हम एक फोर्स में दूसरे फोर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा 0. और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट 2 फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. ये बात समझ आ रही है? तो जो पॉइंट हमने कहा उसको हम नोट भी करेंगे और आप भी वीडियो को पॉज करके उसको नोट करेंगे. तो हम लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू वेट, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस, that is gravitational pull minus tension, that will be 0. And then we will conclude from this activity, when resultant force acting on an object is 0, then we say that body is in equilibrium. अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. Alright, now observe this second case. In this case, one small box is placed over other small box. So we can take this orange surface and
on this orange surface or the lower surface this box is placed. We can see that box is at rest, it is in equilibrium. तो फिर से एक बार हम देखेंगे कि इस बॉक्स पर A पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो ये जो डायग्राम है ये इसी सिचुएशन का डायग्राम है. यहाँ पर ये जो बॉक्स A है इसको अर्थ नीचे की ओर पुल कर रही है. ये जो रेड कलर का एरो है ना, ये अर्थ का पुल है. अर्थ के पुल की वजह से इस बॉक्स में अपना एक वेट है. ठीक है. अब इस वेट की वजह से ये बॉक्स जो है, इस वेट की वजह से, ध्यान से समझो, इस वेट की वजह से ये बॉक्स अपने नीचे वाली सरफेस पर एक फोर्स लगाता है. फोर्स एक्सर्टेड बाय रेड ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्शन. तो जब ये बॉक्स इससे इस सरफेस को नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो ये सरफेस इस पर ऊपर की ओर रिएक्ट करती है. तो इस बॉक्स पर नीचे वाली सरफेस का ये रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है. Force exerted by the orange surface, which is reaction, we represent it as F of surface B, and it is also experiencing pull of earth, that is force Fg. See, Fg. So this red box is actually experiencing two forces. इस फोर्स से कंफ्यूज नहीं होना, ये फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है, लेकिन हम बॉक्स ए के इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं. तो हम सिर्फ वो फोर्सेस कंसीडर करेंगे जो बॉक्स ए पे लग रहे हैं. तो बॉक्स ए पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल और रिएक्शन फोर्स. अब क्योंकि ये बॉक्स रेस्ट पर है तो ये जो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. इसी वजह से ना तो ये बॉक्स एफ बी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही ये बॉक्स एफ जी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ग्रेविटेशनल पुल और रिएक्शन फोर्स ऑफ सरफेस बी. तो ये भी एक इक्विलिब्रियम का केस हो गया. बॉक्स ए पर इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं. तो अब हम क्या कहेंगे, दैट दिस बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एज वेल एज ऑपोजिट. सो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू, दैट इज वन फोर्स minus other force is 0. But before I explain this to you, let me again remind you, force is a vector quantity. पिछले केस में और इस केस में, दोनों ही केसेस में हमने देखा कि फोर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरो का जो हेड है वो फोर्स की डायरेक्शन में है. ये नीचे की ओर है तो हेड नीचे, ये ऊपर की ओर है तो हेड ऊपर, और जो टेल है वो उस पॉइंट पर है जहाँ हम ये दोनों फोर्सेस अप्लाइड मान रहे हैं, जहाँ ये एक्ट कर रहे हैं. और इनको हम कहाँ एक्ट करता मान रहे हैं, या स्टैंडर्ड वे में हम कहाँ एक्ट करता मानते हैं, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर. तो हमेशा ग्रेविटेशनल पुल, चाहे पिछले केस में तुम ध्यान दो और इस केस में भी, रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल दोनों की टेल हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वहाँ पे अप्लाई किया है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी होमोजीनियस यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की उसके सेंटर पर मानते हैं. ठीक. तो अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस पर चलते हैं. फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ is equal to force exerted by box A, upper box, on the lower surface. Fg यानी gravitational pull is equal to
ए का फोर्स बी यानी निचली सरफेस पर, ठीक, और फोर्स exerted by surface B in reaction to this force Fa is equal to gravitational pull। तो A पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो सरफेस B का रिएक्शन फोर्स और दूसरा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, और ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए इनका जो रिजल्टेंट है F ऑफ B यानी रिएक्शन फोर्स ऑफ B माइनस ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या है, 0। तो हमने फिर से कंक्लूड किया, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन वी कंक्लूड दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस पे कितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हों लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। ये दो केसेस एक जैसे थे जिसमें ऑब्जेक्ट में घूमने की टेंडेंसी नहीं थी, टर्न करने की टेंडेंसी नहीं थी। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं जिसमें हम एक स्केल को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे और देखेंगे कि स्केल को अगर आप बैलेंस नहीं करो तो स्केल अपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट घूमने की टेंडेंसी रखती है, मतलब उस पर टॉर्क भी लग रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस स्केल। I freely suspended this scale from a point with help of this string. Can you say this scale is in equilibrium? No, because scale is tilted. ये कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगी? जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो सबसे पहला काम है कि हम इस स्केल को हॉरिजॉन्टल अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसको इस स्केल पे लेफ़्ट या राइट पेशेंटली इधर उधर शिफ्ट करेंगे और इस स्केल को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे बैलेंस होती है। बहुत थोड़ा थोड़ा इसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट और राइट और देखेंगे कि ये बैलेंस हो जाए। अभी भी ये हल्का सा राइट साइड में टिल्टेड है, तो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं एंड हियर इट इज। कैन यू सी दिस स्केल इज नाउ बैलेंस्ड। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट जो हमको सीखना है एंड दैट इज द पॉइंट वेयर दिस स्केल इज बैलेंस्ड। When it is freely suspended, the point where this scale is balanced, this point is known as center of gravity of this scale. Center of gravity is a magical point. It is that point in the object at which weight of this whole body is taken to be एक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ होल बॉडी इज टेकन टू बी एक्टिंग। तो चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। स्केल को यहाँ से हटाते हैं और अब हम इस डायग्राम पर फोकस करते हैं। पॉइंट एट विच स्केल इज बैलेंस्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्केल। वी गॉट दिस पॉइंट। अब देखो, मैंने इस स्केल को छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया। तो स्केल इन सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। हर पार्ट का वेट मान लो W है, इक्वल पार्ट्स अगर हैं तो हर पार्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है और उसकी वजह से इन सब का वेट W है। मान लो कि ये टोटल n पार्ट्स हैं। n पार्ट्स मतलब मैथ्स में हम इसको जनरली n पार्ट्स कहते हैं। मान लो 10,000 पार्ट्स हैं इस स्केल में, है ना। कोई भी नंबर उसको हम n कह देंगे।
तो मान लो इसमें n पार्टिकल्स हैं और उनको अर्थ नीचे पुल कर रही है, सबका वेट W है। तो इस स्केल का पूरा वेट क्या होगा? इन सारे वेट्स का सम। तो इन सारे एरोज का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो इन सारे वेट्स के सम के बराबर होगा। और वो कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ सेंटर पर, जहाँ स्केल बैलेंस हुई थी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट कर रहा है। देखो, W यानी ग्रेविटेशनल पुल कहाँ एक्ट कर रहा है? सेंटर पर स्केल के, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब फिर से वही डिस्कशन कि भाई स्केल को अर्थ ने नीचे की ओर पुल किया, तो स्केल की टेंडेंसी हुई कि चलो नीचे चलते हैं। जब ये नीचे जाएगी तो ये स्ट्रिंग को जिससे सस्पेंडेड है उसको भी नीचे खींचेगी। तो स्ट्रिंग इससे कहेगी कि नीचे मत जाओ, और स्ट्रिंग इसको रिएक्ट करेगी ऊपर की ओर। ये स्ट्रिंग को नीचे खींचना चाहता है, स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगी। और ये जो स्केल है ये ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। ये तो एक पार्ट हुआ इक्विलिब्रियम का। लेकिन हमने अभी देखा था कि स्केल टिल्टेड थी इस तरह से। इसका मतलब कि ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि जो टेंशन फोर्स है वो स्केल के वेट को पूरा बैलेंस कर रहा था। लेकिन टिल्टेड है तब भी टेंशन फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि स्केल ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब जो फोर्स ऊपर लग रहा है और जो फोर्स नीचे लग रहा है वो इसके टिल्ट होने के बावजूद एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टिल्ट क्यों है? क्योंकि इस पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क लग रहा है। कौन लगा रहा है टॉर्क? टॉर्क लगा रहे हैं इसके ये दोनों पार्ट्स, जो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के राइट साइड और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लेफ्ट साइड में है। ये पार्ट का वेट अगर इस पार्ट के वेट से ज़्यादा होगा तो इस पार्ट का टॉर्क इस पार्ट के टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा, और ये स्केल को ये वाला फोर्स का टॉर्क इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, यानी क्लॉकवाइज। ये जो फोर्स है ये इस स्केल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और ये जो फोर्स है ये इस स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो स्केल हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि दोनों टॉर्क्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और स्केल किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टॉर्क, जैसे इस केस में ये राइट साइड वाला फोर्स और इसका टॉर्क ये इससे बड़े हैं, तो ये टॉर्क इसको अपनी डायरेक्शन में घुमा ले जाएगा और ये टिल्ट हो जाएगी। तो अब क्यों इस हिस्से का टॉर्क बड़ा है? एक बार फिर से हम अपने स्केल को ध्यान से देखते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दी स्केल। स्केल इज हॉरिजॉन्टल। क्यों है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि हमने इस स्केल को इसके ठीक मिड पॉइंट पर, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पॉइंट पर इसको सस्पेंड कर रखा है। ये पार्ट और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो लेफ्ट साइड है वो पार्ट इक्वल लेंथ का है। तो इस पार्ट का जो वेट है वो इस पार्ट के सेंटर पर एक्ट कर रहा है, इस पार्ट का जो वेट है वो इस पार्ट के सेंटर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि इस पार्ट का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके सेंटर में और इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके सेंटर में। अब क्या हो रहा है कि इस पूरी स्केल का वेट अगर W है तो आधे हिस्से का वेट W/2, इस आधे हिस्से का वेट W/2, और दोनों एक्ट कर रहे हैं स्केल के सेंटर से।
तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पर एक्ट कर रहे हैं। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क दोनों इक्वल हैं और ये स्केल हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये इधर वाला फोर्स इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और इधर वाला जो फोर्स है वो इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। लेकिन क्योंकि दोनों टॉर्क इक्वल है इसलिए ये स्केल बैलेंस्ड है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को थोड़ा सा लेफ्ट घुमा दूं, शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा लेफ्ट, बिल्कुल हल्का सा भी शिफ्ट किया, तो देखो स्केल का बैलेंस खत्म हो गया, क्योंकि अब ये वाला जो साइड है ये लंबा हो गया और ये वाला साइड छोटा हो गया। तो इस साइड का जो वेट है वो बढ़ गया और इस साइड का जो वेट है वो इससे कम हो गया। तो अब इसका टॉर्क इसके टॉर्क से इस साइड के वेट का जो टॉर्क है वो लेफ्ट साइड के वेट के टॉर्क से बढ़ गया। ये टॉर्क बढ़ गया और इस टॉर्क ने इस स्केल को देखो अपनी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर ये वाला वेट ज़्यादा होता, अगर मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को राइट शिफ्ट किया होता तो इस पार्ट का वेट बढ़ता, इस पार्ट का, तो ये पार्ट का टॉर्क बढ़ जाता। तो ये अपनी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज इस स्केल को घुमा देता। तो टॉर्क का भी इक्वल होना ज़रूरी है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को टेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इस पूरे डिस्कशन को जो हमने 3 एक्टिविटीज से समझा सम अप करेंगे। हमने 2 केसेस देखे हैं। फर्स्ट केस जब ये बैलेंस नहीं है और सेकंड केस जब हमने इसको बैलेंस कर दिया है। तो हम देखेंगे कि इस पार्ट का जो वेट है वो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, इस पार्ट का वेट इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन विच इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बी x2 and this length be x1. Then this force which is clockwise, which is exerting clockwise torque, और कैसे हमको डिसाइड करना रहता है, हमने पिछली बार सीखा था कि हम अपने हाथ में पेन पेंसिल जो भी है उसको लेंथ के अलोंग रख कर और जहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहाँ से होल्ड कर लेंगे और फिर जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी पेंसिल किधर घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। इसी तरह से इसको अगर टेस्ट करना है तो स्केल को इस तरीके से लेंथ के अलोंग रख लिया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या रोटेशन पे हमने होल्ड किया और फोर्स की डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर फोर्स लगाया। तो अब देखो हमारी पेंसिल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज टॉर्क एक्सर्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्सर्ट करेगा। तो हमने लिखा क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज टाउ 2 इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज टाउ 1 is weight into distance. Since x2 is greater than x1, क्यों ग्रेटर है x2? क्योंकि ये लंबा है, तो इसका जो सेंटर है इस पार्ट का वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से थोड़ा सा दूर होगा, तो x2 x1 से बड़ा है और क्योंकि ये लंबा पार्ट है तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा, तो w2 डैश w1 डैश से बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से बड़ा है, इसलिए इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा नेट टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क वो अब ज़ीरो नहीं है। कौन ताकतवर है? क्लॉकवाइज टॉर्क। तो नेट टॉर्क भी किधर होगा? नेट
torque will also be in clockwise direction. So scale will be tilted such that it is turning in clockwise direction. ये हो गया डिस्कशन जब स्केल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्केल ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब कि जो फोर्स ऊपर है T, वो दोनों फोर्सेस W1 डैश और W2 डैश जो नीचे की ओर हैं उनके बराबर है। तभी स्केल ना नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है, सिर्फ घूम रही है, क्योंकि टॉर्क नहीं बैलेंस है पर फोर्सेस बैलेंस है। दोनों में डिफरेंस है। फोर्सेस बैलेंस होना और टॉर्क बैलेंस होना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। टेंशन is still equal to W1 dash plus W2 dash. So upward force is still balancing the downward forces. But torque of W2 dash is not balanced by torque of W1 dash. When we shift this point of suspension left and right such that scale becomes horizontal, you will find that the point of suspension is exactly in the midway of the scale. Now the two parts are equal. Their weights are equal, W by 2, W by 2. Both gravitational pulls are acting at the center of this part and at the center of this part. So this part is L by 2, this part is L by 2. If you take length of the scale to be L, तो ये लेंथ कितनी हो गई L by 2 का आधा यानी L by 4। ये लेंथ कितनी हो गई L by 2 का आधा यानी L by 4। तो इस वेट का या ग्रेविटेशनल पुल का टॉर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो तुम देखो दोनों मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जबकि स्केल हॉरिजॉन्टल है, हम लिखेंगे कि टॉर्क भी इक्वल है और उसकी वजह से जो नेट टॉर्क है, डिफरेंस ऑफ द टू, वो ज़ीरो है और फोर्सेस भी इक्वल है। T इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो नेट फोर्स भी ज़ीरो है। When net force acting on the object is zero and net torque acting on the object is zero, then we say that object is in equilibrium. तो ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने का कौन सी दो कंडीशंस हैं? that net force acting on the object should be zero and net torque acting on the object should also be zero. और नेट टॉर्क के ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होने चाहिए, तब नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो अब फाइनली हम समराइज कर लेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो चलो जल्दी से हम लोग इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लें। When several forces are acting on any object, but object is not changing its state of translational motion, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलेगा, ना तो वेलोसिटी बदलेगी ना डायरेक्शन। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जब ना तो रोटेशनल मोशन की स्टेट चेंज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो रेस्ट पर बना रहेगा, अगर वो घूम रहा है मान लो तो जिस रफ्तार से घूम रहा है बिना उस रफ्तार को चेंज किए घूमता रहेगा। यहाँ पर ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि कोई चलती हुई चीज़ अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो इन इक्विलिब्रियम में है, तब भी हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है।
स्टेट अगर नहीं बदल रही है ऑब्जेक्ट की, मोशन में है तो सेम मोशन में, रुकी है तो रुकी रहे, तो उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ये बात थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे जब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन so many forces, several forces are acting on the object, but object is not changing its state, not changing its state. अलग अलग ना लिखो तो शॉर्ट में, not changing its state. Then condition of object or state of object is called equilibrium state. ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद कंडीशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये हम कह पाए। तो ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड ऑल्सो बी जीरो। क्लियर हुई बात? और फिर ये जो सेकेंड कंडीशन है ना, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसी से हमको मिलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जितने क्लॉकवाइज टॉर्क हैं और जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं वो इक्वल है, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा उस पर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसी कंडीशन को हम ठीक से इलाबोरेट करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बन जाता है। क्या कहता है? व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी and they try to rotate that object about a point. But if the body is in equilibrium, then this implies that sum of all clockwise movements are equal to sum of all anti-clockwise movements. In short, if object is in equilibrium, this implies that sum of all clockwise movements should be equal to all anti-clockwise movement. Then the object will be in equilibrium, and this is principle of moments. Equilibrium means all clockwise movements must be equal to all anti-clockwise movements. So this is principle of moments, equilibrium and condition of equilibrium. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे विथ अगेन थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी करेंगे और उससे समझेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बला है।